हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चे आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ठीक है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। कभी कभार क्या होता है कि हम काफ़ी सारी वीडियोस देखते हैं या हम क्लास में काफ़ी सारा कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हम स्किप कर जाते हैं, जिनके आंसर हमें नहीं पता होते। तो पूरी प्रॉपर डिटेल के साथ मैं आपको हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरा ये दावा है कि अगर आप ये वीडियो देखोगे, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय गवर्नमेंट बजट। देखिए, जो बजट हमारे पास होता है, ये पार्लियामेंट में, जो गवर्नमेंट बजट पार्लियामेंट में इसको पेश किया जाता है 1 फ़रवरी को। ठीक है, 1 फरवरी को गवर्नमेंट बजट को हम पार्लियामेंट में लेके जाती है हमारे गवर्नमेंट के जो भी मेंबर होते हैं। तो उसमें क्या डिसाइड किया जाता है, उसमें डिसाइड किया जाता है फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ उसमें बनाई हुई होती हैं हमारे गवर्नमेंट बजट में। जो बजट अभी हम पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं, इस बजट में क्या लिखा हुआ है, इस बजट में फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ के बारे में लिखा हुआ है जो हम हमारे देश में आगे जाके अप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी या फिर बजटरी पॉलिसी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है उसमें लिखा क्या होता है, ये जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, इसमें हमने दो चीज़ों के बारे में मतलब जिक्र किया होता है। एक तो ये जिक्र किया होता है कि व्हाट वाज हैपन इन द पास्ट ईयर, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई थी उन पॉलिसीज़ के तहत प्रीवियस ईयर में हमारे साथ क्या हुआ, हमें उसके क्या रिजल्ट मिले। एक तो ये डिस्कशन की जाती है, और दूसरी तरफ हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पॉलिसीज़ अब हम लेके आ रहे हैं इनके साथ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इनके साथ कमिंग ईयर में क्या होगा। देखिए, ये जो बजट होता है इसका टाइम पीरियड 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मैंने बोला कि 1 फरवरी को ये पार्लियामेंट में जाता है पास होने के लिए। उसमें इस बजट में हमने मतलब कि पॉलिसीज़ बनाई होती हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से रिलेटेड, कि हम कहाँ पे खर्चा करेंगे, कहाँ से इनकम कमाएंगे। ठीक है, और इसमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाती है। उसमें बोला जाता है कि ये कुछ फलानी पॉलिसीज़ हैं, लास्ट ईयर में, लास्ट बजट में ये पॉलिसीज़ को, ये रिसोर्सेज को यहाँ पे एलोकेट किया गया था और हमें इसके ये रिजल्ट मिले, अच्छे रिजल्ट मिले, खराब रिजल्ट मिले हैं। लेकिन अब इस बार हम हमारे इन रिजल्ट को कहीं और भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ सही है, क्लियर है इतना सा। तो चलिए देखिए, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है गवर्नमेंट बजट का मीनिंग। इसके मीनिंग आपने लर्न करना है कि ये एक एनुअल स्टेटमेंट होती है जो आइटम वाइज हमें ये बताती है कि हम सरकार को कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करनी है और सरकार को कहाँ पे एक्सपेंडिचर करनी है। मतलब ये एक एस्टिमेटेड होता है, ये जो एनुअली मतलब कि जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड एक आइडिया होता है कि मे भी पॉसिबिलिटी कि इतने पैसे बन जाएं, मे भी पॉसिबिलिटी कि इतना खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन इससे कई बार ज़्यादा पैसे बन जाते हैं, खर्चा कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। ठीक है, और इसमें कभी कभार क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है। तो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे बजट का होता है दैट इज जीडीपी ग्रोथ। देखिए, हर एक देश बजट को इसी हिसाब से बनाने की कोशिश करती है कि जिससे उसके देश की जीडीपी ग्रोथ हो सके, उसके जीडीपी की ग्रोथ हो। अब जीडीपी की ग्रोथ करने के हमारे पास 2 तरह के मेथड होते हैं। एक तो होता है कि बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब कि जो सरकार के अंडर आते हैं वहाँ पे खुद इन्वेस्टमेंट करती है। अगर वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि खर्चा होना ज़रूरी है, या तो लोग करेंगे या सरकार करेगी। अगर सरकार खर्चा करती है तो लोगों के ऊपर थोड़ा बर्डन कम बनता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर ये क्या करते हैं, थोड़े बहुत जो टैक्स वगैरह हैं या सब्सिडीज़ हैं वो लोगों को ऑफर करते हैं अमीरों के ऊपर टैक्स लगा के। तो यहाँ से भी कोशिश होती है कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ हो सके। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से समझना। देखिए, जो भी एक प्राइवेट सेक्टर है उसकी डिज़ायर क्या होगी कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, अगर कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर है तो वो क्या सोचेगा, उसकी डिज़ायर यही रहेगी ना कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अगर वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहता है तो कभी कभार वो ऐसी गुड्स की प्रोडक्शन करने लग जाता है जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसने तो अपना प्रॉफिट देखना है। लेकिन जो हमारी सरकार है उसने देश का वेलफेयर देखना है।
ठीक है। तो फिर हमारी गवर्नमेंट आगे क्या आती है, हमारी गवर्नमेंट आगे आती है और देखती है कि अगर तो किसी ऐसी चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है जिसके साथ सोशल वेलफेयर होगा, फिर सरकार उसके ऊपर सब्सिडीज प्रोवाइड करवा देती है। एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर अच्छी बात है, जितने लोग करेंगे उतने लोगों को खाने के लिए दाना मिलेगा, अनाज मिलेगा, तो सरकार उसके लिए सब्सिडी ऑफर करती है, राइट। लेकिन अगर सोसाइटी में हार्मफुल प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट वगैरह, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो हमारी गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या कर देती है, टैक्स रेज कर देती है। जब टैक्स वगैरह उनके ऊपर बढ़ते हैं तो लोग मतलब कि कम से कम कोशिश करते हैं कि इनको परचेज करने की। इसके एग्जाम्पल है अल्कोहल। और सरकार ये भी कोशिश करती है कि इन प्रोडक्ट को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना दिया जाए। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर इनको चला भी रहा है तो उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे लोग उसकी कम से कम डिमांड करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, ठीक है। तो आई होप ये 2 पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट जीडीपी ग्रोथ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके, या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा मतलब कि वहाँ पे सब्सिडी टैक्सेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके। दूसरा पॉइंट था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या पढ़ा हमने कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी डिज़ायर होती है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते टाइम वो ये नहीं देखता कि इससे समाज को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो इसीलिए वो क्या करती है, सरकार हमारी आती है, गवर्नमेंट आगे आती है और वो देखती है कि अगर तो ये जो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, अगर वो प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए है तो सरकार में भी वहाँ पे सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देगी। एग्जांपल है एग्रीकल्चर। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है तो सरकार उसको डिस्करेज करेगी टैक्स वगैरह इंक्रीज करके, जैसे कि अल्कोहल या सिगरेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अब प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड में क्या होता है, देखिए पब्लिक गुड आप सपोज कर लो कि अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ इंडिया का और चाइना का, चलो एक सिंपल इससे भी आसान एग्जांपल दे रहा हूँ। आजकल हर एक स्टूडेंट की इच्छा होगी कि उसके पास एक आईफोन हो, मेरी भी इच्छा होगी मेरे पास आईफोन हो। एक बच्चा आईफोन लेके बैठा है, उसने आईफोन ले लिया क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए है। अब मेरे पास 1 लाख नहीं है तो मैं आईफोन कैसे ले सकता हूँ, 50,000 80,000 नहीं है, मैं आईफोन नहीं ले सकता। तो जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं तभी आईफोन ले पाऊंगा। तो मतलब ये ऐसे ही हर एक देश की इच्छा होती है कि उसके पास पब्लिक गुड के एग्जाम। अब जब मेरे पास 1 लाख रुपये है ही नहीं, 80-50 हज़ार है ही नहीं, तो मैं कहाँ से आईफोन खरीदूंगा। तो सेम ऐसे ही हर एक देश की मतलब कि पब्लिक गुड की मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। डिफेंस इक्विपमेंट इन द सेंस सपोज करो कोई हथियार वगैरह, जैसे कि अभी इंडिया ने रिसेंटली राफेल को परचेज किया, ठीक है। तो जैसे कुछ पावरफुल कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, अमेरिका, रशिया, चाइना, ठीक है। तो ये पावरफुल क्यों है, क्योंकि इनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, ज़्यादा हथियार हैं। वो अगर इंडिया के पास कोई टैंकर 10 टैंकर हैं तो चाइना के पास वो 500-600 टैंकर होंगे। तो हमारी कंट्री भी, हमारी गवर्नमेंट भी सोचेगी यार हम भी हथियारों के मामले में स्ट्रॉन्ग हो जाए, अमीर हो जाए, हमारे पास भी इतने ज़्यादा हथियार हों। लेकिन वो हथियार कहाँ से आएंगे, जब पैसा आएगा तभी तो हथियार परचेज कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे पब्लिक गुड को परचेज करने के लिए बजट में डिसाइड किया जाता है कि अभी देखिए जी हमारे पास इतनी सेविंग आ रही है, इतने पैसे बच रहे हैं, तो अभी हम में भी शायद हम इस हथियार को, इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी। +1 क्लास से इसकी मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल देते आ रहा हूँ। इस बार वो मतलब कि क्या होता है और आसान करने की कोशिश करता हूँ। एक हमारे पास गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, रिचर सोसाइटी को टैक्स लगा देती है। सोसाइटी में जितने भी अमीर लोग हैं वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जब सरकार के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार वो पैसों को सब्सिडी बना के गरीबों में बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पुअर लोगों में, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। मतलब कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए उनसे थोड़े कम पैसे ले लो थ्रू टैक्स, और जिन लोगों के पास पैसे नहीं पहुंच पा रहे, जो बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों में उन पैसों को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दो थ्रू सब्सिडी। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन में हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन को सप्लाई करती है। बीपीएल मीन से बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी स्कीमें ऐसी चलती हैं जहाँ पे आपको 2 रुपये किलो या 4 रुपये किलो चावल वगैरह मिलते हैं, दाल मिलती है, तो सरकार की तरफ से मिलती है जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया बैलेंस रीजनल ग्रोथ। अब बैलेंस रीजनल ग्रोथ में क्या आएगा, बैकवर्ड एरिया की ग्रोथ की जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत, ठीक है। ये इंडो पाक चाइना चैप्टर में भी ऐसा एक टॉपिक आएगा। तो क्या होता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, मान लो कि एक शहर है जो बहुत ज़्यादा डेवलप है और एक शहर है जो बहुत मतलब कि विलेज है, टाउन है जो थोड़ा बैकवर्ड है।
तो अगर किसी ने इंडस्ट्री सेट करनी है तो सरकार क्या बोलेगी कि अगर आप मतलब कि कोई भी अगर रिच पर्सन है वो सोचेगा कि मैं अपनी इंडस्ट्री ऐसी जगह पे सेट करूँगा जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, मतलब कि डेवलप एरिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान है, लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, हाई स्टैंडर्ड के लोग रह रहे होंगे, तो इससे तो उस बंदे का फ़ायदा है, देश का फ़ायदा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो एरिया बैकवर्ड है वो और बैकवर्ड हो गया, वो बैकवर्ड नहीं हुआ लेकिन दूसरे ऊपर जा रहा है तो वो नीचे दिख रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक पॉलिसी बनाती है जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम बोलते हैं। उसके तहत गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर देखो जी अगर तो आपने किसी डेवलप एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगानी है फिर तो आपको प्रॉपर टैक्स देना पड़ेगा। अगर 500 रुपये टैक्स बनना है या ज़मीन का रेट इतना बनना है तो आपको वो सारा कुछ उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी इंडस्ट्री को किसी बैकवर्ड एरिया में सेट करोगे तो हम आपका टैक्स माफ़ करेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती करेंगे, आपको टैक्स हॉलीडे देंगे, आपको और बहुत सारे डिस्काउंट देंगे, ज़मीन थोड़ा बहुत सस्ती लगवा देंगे, ठीक है। तो मतलब कि इस एग्जांपल के तहत हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी रीजनल ग्रोथ होती है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होता है, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है मनरेगा, ठीक है। इस पॉलिसी के तहत बहुत सारे वो लोग जो लोग अनएम्प्लॉय हैं उनको रोज़गार मिलता है। इसके बारे में अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन आई थिंक एक साल में 200 दिन 202 दिन या 125 दिन लोगों को काम मिलता है 202 रुपये सैलरी के हिसाब से या 125 की सैलरी के हिसाब से। तो 5 करोड़ से लोग, मतलब कि ये सबसे फेमस पॉलिसी है। बहुत सारे लोगों ने, मोर देन 5 करोड़ पीपल ने इस पॉलिसी से मतलब कि फ़ायदा उठाया है, जिनको रोज़गार मिला है। तो जब इन लोगों को सैलरी देनी है, पैसे देनी है, तो वो कहाँ से आएंगे, वो पैसे गवर्नमेंट बजट में डिसाइड किए जाते हैं। देखिए बजट अगर बताएगा कि अगर हमारे पास 100 करोड़ रुपया है और हमने एक बंदे को 100 रुपया सैलरी देनी है एक दिन की दिहाड़ी के, तो वो मतलब कि 1 करोड़ लोगों को काम दे सकते हैं। अगर 200 करोड़ रुपया है, 200 रुपये देनी है तो भी 1 करोड़ लोगों को। तो मतलब कि ऐसे बजट में डिसाइड किया जाता है कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमने देना है। तो सरकार मनरेगा वगैरह पॉलिसी बनाती रहती है बजट के हिसाब से। लास्ट पॉइंट है 7वां पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये पॉइंट थोड़ा सा मैं फनी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। हमारा बजट इस हिसाब से बनाया जाता है कि एक तो देश की जीडीपी ग्रोथ तो हो ही हो, अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट हम लोग स्टेबल रहें। देखिए फनी एग्जांपल है, मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया कोचिंग सेंटर पे, तो मैंने पूछा उसके पेरेंट्स से, हाँ जी ये मेरे पास क्यों पढ़ने आया। उन्होंने बोला सर इसका एग्ज़ाम हुआ था और इसके मार्क्स आए हैं 30 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 80, इसीलिए हमने इसको आपके पास पढ़ने के लिए भेजा। मैंने बोला वेरी गुड, छोड़ जाओ। 3 महीने वो मेरे पास पढ़ा, वापस एग्ज़ाम हुए, वापस रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स आए 25। तो उसके पेरेंट्स आके चिल्लाएंगे, बोलेंगे सर पहले तो 30 थे जब आपके पास नहीं था, अब पढ़ गया, अब तो 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए थे। चलो ज़्यादा को छोड़ो, सिलेबस बढ़ा है तो ज़्यादा नहीं है, एटलीस्ट 30 पे स्टेबल तो रहे। तो ऐसे ही हम लोग हमारा बजट बनाते हैं। देखिए हमारी इकोनॉमी में ना जो मार्केट फोर्सेज फ्रीली काम करती हैं, मार्केट फोर्सेज समझ लो आप लोग, +1 में टॉपिक आता है, ठीक है। तो जो मार्केट फोर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट करती रहती हैं, जिसको बोलते हैं रिसेशन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, रिकवरी की प्रॉब्लम या फिर बूम की प्रॉब्लम। इन चारों प्रॉब्लम्स को रला मिला के हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। तो ये जो बिजनेस साइकिल होते हैं ये हमारी सोसाइटी में या तो इन्फ्लेशनरी मतलब कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, महंगाई की, या फिर डिफ्लेशन की, मतलब कि यहाँ पे क्या हो पाता है कि लोग डिमांड नहीं कर पाते, ठीक है। आई रिपीट अगेन, हमारी इकोनॉमी में जो फ्री मार्केट फोर्सेज हैं उनकी वजह से, क्योंकि मार्केट फोर्सेज फ्रीली रोल प्ले करते हैं, उनकी वजह से रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी या फिर बूम जैसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इन चारों प्रॉब्लम को मिला के हम लोग बोलते हैं बिजनेस साइकिल। और बिजनेस साइकिल 2 तरह की प्रॉब्लम को लीड करती है, या तो महंगाई को, इन्फ्लेशन को, ये कब होती है जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई इतनी नहीं होती, या फिर डिफ्लेशन को। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट की डिमांड, लोगों के पास पैसा ही नहीं है डिमांड करने के लिए, मार्केट में सप्लाई हो रही है लेकिन डिमांड नहीं चल रही, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो यहाँ से जन्म हो रही है, ठीक है, जो यहाँ से पैदा हो रही है, इनको सॉल्व करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, गवर्नमेंट बजट का। तो बजट इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट वीडियो थी, अभी आगे 2nd 3rd वीडियो हो रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।